नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। देश भर के करोड़ों राम भक्तों को उस दिन का बेहद बेसब्री से इंतजार है जब राम के धाम में यानी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। तो ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण लगभग 70% तक पूरा हो चुका है और सब कुछ ठीक इसी तरीके से चला तो ठीक 1 साल बाद जनवरी में हम और आप प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर में सीधे जाएंगे और दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर को लेकर सारे सवाल खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसका क्या जो कहते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, आज राम का धाम धूमधाम से तैयार हो रहा है और विपक्षियों की बोलती बंद भी है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सुनिए एक बार। हम सब अक्टूबर तक फिनिश कर लेंगे हम। आज जो आपने देखा गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग वो भी बराबर 7-7 ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। देश का सवाल क्या है? जो कहते थे राम का मंदिर नहीं बनेगा वो अब क्या करेंगे? जो कहते थे अयोध्या का मसला नहीं सुलझेगा, क्या जवाब रह गया? मोदी ने राम का भव्य मंदिर बना दिया, विपक्ष क्या करेगा? अयोध्या का कायाकल्प भी हो गया, राम भक्ति पर सवाल किए और इसको लेकर राजनीति क्यों हो रही है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीकेडी नाम्बियार राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और पवन सिन्हा सर हिंदू धर्म ग्रुप, 3 गेस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पवन सर आपके पास आएंगे क्योंकि इसकी चर्चा बहुत दिनों से थी। अब आज जो तस्वीरें आए, मैं एक बार आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाऊंगा और ग्राउंड से रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि काम कहां तक चल रहा है, क्या क्या बनकर तैयार हो गया है, ये सारी बातें आपसे होंगी। लेकिन जो एक राजनीति है, क्या वो 24 में राम और 24 की राजनीति एक साथ अब देखी जाए? इसी के इर्द गिर्द क्या चुनाव 24 का होने जा रहा है? पवन सर देखिए, जहां तक राम मंदिर की बात है, किसी भी पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो होता है, यदि वो उसको पूरा करते हैं तो उस पार्टी की क्रेडिबिलिटी तो बढ़ती ही है। बीजेपी ने ये कहा था कि राम मंदिर बनेगा और बहुत सारे लोगों की ये अपेक्षाएं भी थी कि वहां राम मंदिर बने, क्योंकि राम मंदिर के लिए बहुत लंबा संघर्ष हुआ और ये संघर्ष कुछ वर्षों का नहीं है, ये 5 सदियों का संघर्ष था। तो लोग चाहते थे राम मंदिर बने और राम मंदिर बन रहा है और ये बहुत जल्दी पूरा होगा। तो निश्चित रूप से इस बीजेपी की मैनिफेस्टो की जो घोषणा है वो पूरी करने पर उसकी साख तो बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा कि वो बीजेपी के पक्ष में इस बात को लेकर वोट करें कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो पूरा किया और राम मंदिर बनवाया। ठीक है, हमारे साथ पीकेडी नाम्बियार साहब भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत स्वागत है आपका। नाम्बियार साहब, ये क्या ये माना जाए कि भक्ति, धर्म, आस्था और राजनीति अब ये बिल्कुल एक साथ चलेगी? क्योंकि 24 में अगर ओपनिंग है और 24 में ही चुनाव है तो चुनाव से राम कितना दूर रह पाएंगे, या राम को राजनीतिक दल छोड़ेंगे क्यों? राम तो देश का अस्तित्व है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूं कि राम शब्द जो है कण कण में, हिंदुस्तान का हर कण के अंदर बसता है। जहां तक उसमें राजनीति में जब लगाते हो राम को, किसने लगाया? राजनीति के अंदर राम का नाम यूज करना क्यों पड़ा? मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं, मैं केरल से हूं, मेरा मूव। ठीक है, थोड़ी ऑडियो में दिक्कत है सर, मुझे लगता है आप मूव कर रहे हैं इसलिए वो नेटवर्क ग्लिच है। आऊंगा आपके पास वापस। सैयद जवाद जुड़ गए। सैयद जवाद, फिर आ गए श्री राम और 24 वाले राम हैं इस बार। कहां तक राजनीति के लोग राम को लेकर जाएंगे और कहां तक इस पर राजनीति होगी? क्या 24 का चुनाव भी राम के इर्द गिर्द और अयोध्या के इर्द गिर्द होगा? नहीं, देखिए, मैं जितना भारतीय जनता पार्टी को पढ़ता हूं, समझता हूं,
और समझ में यही आता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से राम भरोसे हो गई है। और जिस तरीके से त्रिपुरा की रैली के अंदर आपने देखा, अमित शाह साहब ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि 1 तारीख जो है वो उसके अंदर राम मंदिर का जो है वो हो जाएगा उद्घाटन। और उसके बाद मोहन भागवत साहब ने भी, अभी हम लोग ने चर्चा करी थी, उन्होंने भी इसी तरीके का मिलता जुलता स्टेटमेंट दिया। ठीक है, राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर बनने पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ये कहा जाता कि कड़-कड़ में राम है। लेकिन अब थोड़ा सा राजनीति की तरफ आते हैं। जो वादे करे गए थे 2019 में और 2014 के अंदर, क्या उन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच दे पाएगी? वही 100 स्मार्ट सिटी क्या आज कहीं नजर आते हैं हमको? जो महंगाई के ऊपर मार पड़ी हुई है आम आदमी के ऊपर, क्या उसका जवाब दे पाएंगे? जिस तरीके से घरेलू गैस के, पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़े हुए, क्या उस पर बात कर पाएंगे? क्या महिला सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग पाएगी? क्या नोटबंदी के नाम पर जब कहा गया था मुझे 50 दिन दे दीजिए मित्रों, अगर कोई मेरी गलती निकल जाए तो आप मुझे बता दें, क्या आज नोटबंदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी? जीएसटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी क्या वोट मांगेगी? ये जवाब भाई, जो ऐसे डेवलपमेंट सवाल का हैं काम है, जिनके जवाब हमेशा जनता से के आप बीच सुनिए जाकर प्राइम के मिनिस्टर देने मोदी होंगे। को, उन्होंने कभी राम का नाम नहीं लिया, उन्होंने आस्था में नाम लिया राम। लेकिन जब भी बात करी तो बात डेवलपमेंट की भी तो करी। जो सरकार ने कामकाज किया उसके नाम पर भी तो एक वोट बैट मिल रहा है। जो शौचालय बनाए गए, गरीबों के लिए मकान बनाए गए, मुफ्त राशन दिया गया, उस पर भी तो वोट मिल रहा है। नहीं, देखिए, मुफ्त राशन कब तक? मुफ्त राशन के भरोसे क्या आप लोगों का वोट ले पाएंगे? जनता के बीच आपको कौन सा भरोसा जीतना पड़ेगा, उसकी तो बात करना पड़ेगी। आज व्यापारी भी परेशान है साहब, आम आदमी तो परेशान है, नौजवान परेशान है। गजब की बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है। अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी का स्तर अगर कहीं है तो भारत। और भुखमरी के अंदर आप देखिए भारत कौन से स्थान पे पहुंच गया। आप बड़े बड़े प्रचार प्रसार करके, बड़े बड़े स्लोगन लगा करके तो आप वोट मांग सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई के लिए 2024 में आपको जवाब देना होगा। और अभी 10 राज्य, मैं 9 कह रहा हूं, ये 10 राज्य कह रहा हूं, उसमें चुनाव है। इन चुनावों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और आसान डगर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और देश भी जानने लगा है। वो जनता तय कर ले, हम लोग नहीं तय करेंगे। एक बार नामबिहार जी के पास। नामबिहार जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज तो बुलंद। ठीक है। जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक है, वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी तो राम भरोसे का, बिना राम के बीजेपी का काम हो ही नहीं सकता कि सफल हो जाए 24 में का। इर्द गिर्द लेकर 24 में राम के ही नाम पर वोट बीजेपी मांगेगी। इस देश के अंदर हर कोई राम भरोसे है। राम भरोसे कोई गलत तरीके से मत समझना, ये पॉजिटिवली समझ लो। राम जैसे मैंने कहा, खंड खंड में बसते हैं, हर इंसान में बनते हैं, आप में भी और मेरे में भी बसते हैं, तो राम के भरोसा में ही तो है पूरा देश भी है, पूरा विश्व भी। तो मेरा दूसरे 2 तरीके से इसको आप देख लो। एक तो एक संकल्प की तरह राम ऐसा संकल्प भारत के अंदर, जो हमारा अर्थव्यवस्था अगर आप देखते हो, पुराना जो गोल्डन टाइम जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक जमाने में थे, उस टाइम पे भी जो हम कहते हैं कि द टेम्पल इकोनॉमी, जो और रादर द इकोनॉमी विच इज ड्रिवन बाय द आस्था एक तरह से एक नॉट एक कनेक्टिविटी है देश के भिन्न भागों से और भिन्न लोगों से, और साथ में वो आस्था के साथ साथ वो इकोनॉमी भी था हमेशा। तो मैं समझता हूँ राम सिर्फ एक आस्था का विषय से ऊपर, वो भी एक डेवलपमेंट का और एक गुड गवर्नेंस का भी शब्द है। और भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ये कहा है, राम राज्य का संकल्प के लिए दोनों को साथ साथ लेके चलना है। एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ भारत का जो संस्कृति है, जो भारत का जो आस्था है, भारत का जो नाम है, जो आइडेंटिटी है, वो जो राम से जुड़ा हुआ है, वो दोनों को साथ साथ लेके जाना है। जहां तक मेरे दोस्त जो कह रहे थे कि जो पिछले 8 सालों से अगर आप देखते हो कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स में देखते हैं, ये कहां से ये इंडेक्स मिलते हैं कि जो हम पॉवर्टी में नीचे जा रहे हैं। ये जो इंडेक्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो तय करके जो भारत का जो नाम विश्व के अंदर खराब करने का जो एक साजिश है, उसके अंदर मत पड़ो ना। उसके अलावा आप देख लीजिए भारत के अंदर भूखमरी और जो आप जो कहते हैं जो पॉवर्टी है, पिछले 3 साल के अंदर, 2.5 साल, कम से कम तो 2.5 साल के अंदर रेशन हर घर पे फ्री में पहुंचाया हुआ है। उसके बाद कहां से होगा भूखमरी? मैं ये नहीं, बेरोजगारी की बात जहां तक बात करते हैं,
बेरोजगारी पूरे विश्व के अंदर जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो लोग बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के ऊपर तो जूझ रहा है। भारत का अर्थव्यवस्था आज भी अगर आप देखते ठीक हो है। लगभग 7% और 7.5% ये सारे मुद्दे नामबियार साहब छोटे हो जाते हैं। जो आप इश्यूज बता रहे हैं राम के आगे तो ये सब छोटे हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। पवन सर के पास, पवन सर इस बार चीजें थोड़ी बदली भी होंगी। पहले बीजेपी ने अपनी बात कही कि साहब राम मंदिर हमारा एक इशू है, एक प्रण है, और राजनीतिक मुद्दा भी रखा और आस्था का भी मुद्दा रखा, दोनों ही मुद्दे रखे। बीजेपी कह सकती है हां साहब राम मंदिर तैयार, लेकिन उस वक्त जो राजनीतिक दल ये बात कहते थे कि नहीं साहब विवाद होगा, गलत संदेश जाएगा, अब मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा, एक आध को छोड़ दीजिए जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में ही सिर्फ होंगे, बाकी जो राजनीतिक दल है वो भी विचारधारा बदली है उनके संदेश भी बदले। तो 24 में कोई पेटेंट वाले राम बीजेपी के नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब तो हर आदमी और हर राजनीतिक दल चाहेगा कि सबके राम हो। पवन सर मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत एक अच्छा शब्द का प्रयोग किया। नहीं, ये बात ठीक है कि राम मंदिर का विरोध नहीं है। यहाँ जवाद साहब इस बात से इनकार नहीं कर रहे थे कि राम मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, बाकी मुद्दे भी हैं वो भी उठने चाहिए। तो ठीक है, एक नागरिक के तौर पर हम सभी ये चाहते हैं कि हमारी पॉवर्टी खत्म हो, डेवलपमेंट हो। नामबियार साहब ने भी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी टेम्पल इकोनॉमी की। साउथ इंडिया में आप देखें तो टेम्पल इकोनॉमी बहुत फ्लोरिशिंग इकोनॉमी है, और नॉर्थ इंडिया में भी ये इसी टाइप से करना चाहिए, किया जा भी रहा है। काशी कॉरिडोर भी हमने देखा, महाकाल कॉरिडोर भी हमने देखा है। तो टेम्पल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी का सूत्रपात करती है जहां पर आप मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ, जो शुरुआत में पैसा लगता है वो तो लगता है, उसके बाद मिनिमम मेंटेनेंस के साथ मैक्सिमम आप अर्न करके और सरकार को दे सकते हैं जो देश के काम आए, पब्लिक फंड में काम आए। 2024 में इकोनॉमी एक मुद्दा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राम मंदिर का जो जनता को सौंपना भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे पर अपनी पीठ जरूर ठोकेगी, क्योंकि उसने जो मैनिफेस्टो में कहा था उसने वो करके दिखा दिया। पवन सर, इसमें मेरा एक सप्लीमेंट्री है, क्योंकि हमने कई राजनीतिक दल से बात की आज। पवन सर आ रहा हूं, जवाब में एक सेकंड में, एक जवाब में एक मिनट करने दीजिए, आ रहा हूं, एक सेकंड में, एक सप्लीमेंट्री भी है मेरा सवाल। देखिए, आप राम के नाम पर वोट मांगिए, आस्था की बात करिए, वो अपनी जगह, लेकिन जो भी राजनीतिक दल आज है, जब ये राम मंदिर तैयार होगा तो दो बातें कही जाएंगी। पहला, लाइन लगा के कोई भी राजनेता होगा वो कहेगा साहब दर्शन करने जाना ही जाना। कोई नेता ये तो नहीं कहेगा नहीं साहब हम नहीं जाएंगे, वहां तो लाइन लग जाएगी। दूसरा, हर नेता अब इस बात को भी कहेगा कि राम मंदिर अगर अध्यादेश लाकर बीजेपी बनवाती तो बीजेपी क्रेडिट ले लेती। का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है साहब, सबने माना, हमने भी मान लिया। तो इसमें वो पेटेंट और वो क्रेडिट और बैच आएगा कैसे? वो इसलिए आएगा, देखिए बहुत लंबी लड़ाई जो लड़ी गई थी, लड़ाई मैं किसी नेगेटिव सेंस में यूज नहीं कर रहा, स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल जो किया गया था, एक मुद्दा उठाया गया। 85 से मुद्दा उठना शुरू हुआ। 89 में हिमाचल में जो समिट हुई थी उसके बाद से इस मुद्दे पर बाकायदा काम किया गया, स्ट्रेटेजी बनाई गई और लगातार उसके बाद यात्राएं आदि भी निकाली गई और काम किया गया। इसलिए बीजेपी को इसका क्रेडिट तो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नहीं गई है, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है और पक्ष रखने के बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन प्राप्त किया है। तो और वो डिसीजन को वो इस तरीके से कह सकती है, यद्यपि मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं बस। वो इस प्रकार से कह सकती है कि देखिए हमने ये लड़ाई लड़ी और माननीय अदालत ने हमारी लड़ाई को वैध ठहराया और इसीलिए आज ये स्वरूप निकल के आया। इस बात का क्रेडिट तो है ही है कि बीजेपी ने अपने पक्ष को मजबूत किया, अपने समस्त लोगों को अपनी पूरी बैटरी को लगाया उन्होंने, और लंबे समय तक अदालती लड़ाई भी लड़ी है। तो इस बात का क्रेडिट तो बीजेपी को जाएगा ही जाएगा। जवाब नहीं, क्रेडिट बीजेपी को जाएगा ही जाएगा। नहीं, देखिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की खास बात यह है वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन का भी क्रेडिट खुद ले रही है।
भाई राम मंदिर का डिसीजन अगर दिया है वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय में दिया है और उसी के अंदर जो है कमेटी गठन करी गई, उस कमेटी को गठन करा गया है उसके ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, ये तो गजब बात हो गई ना। राम जी सबके, हम तो बार बार कह रहे हैं राम जी सबके, कड़कण में नाम है, पवन जी भी कह रहे हैं, अदर लोग भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं राम मंदिर का किसी ने देश के अंदर विरोध ही नहीं करा। लेकिन अब इसको कौन पॉलिटिकल बना रहा है, ये देश एक मिनट तो रोक रहा हूं, आप तीनों मेहमान। कन्फ्रंटेशन बरकरार है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के जी सक्सेना साहब के बीच में। वापस चलते हैं अपनी डिबेट पर। हमारे पास नाम्बियार साहब, सैयद जवाद जी और पवन सर जुड़े हुए हैं। क्योंकि जवाद भाई ने एक बात बोली थी, माफी के साथ, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे थे, हम सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को। नाम्बियार साहब, आप जवाब देना चाहते थे, अनम्यूट करिएगा नाम्बियार साहब। हाँ ठीक है, आ रही है आवाज, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत के अंदर राम किसी का भी पेटेंटेड नहीं है। मैं मानता हूं ये ना बीजेपी का है, ना आरएसएस का है, ना किसी का। मैं समझता हूं कि जो भी राम भक्त है उसको राम के पास जाना है, राम का दरबार में जाने के लिए और माथा टेकने के लिए अनुमति है और जा सकते हैं। मैं तो कहता हूं जितने लोग जय सिया राम बोलेगा उतना ही भारत ऐश्वर्य और आगे बढ़ेगा। लेकिन बात यह है कि ये भी देखना है, आपने जाने से ब्रेक से पहले आपने एक सवाल पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोगों के बारे में, हर कोई तो लाइन लगा के खड़े हो जाएगा दरबार में। सवाल यह है कि वो जो लोग जो लेफ्ट लिबरल और जो कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे थे बहुत सालों से, सदियों से हिंदुस्तान के अंदर, माइनॉरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स के अंदर, जो हमेशा बाबरी मस्जिद माना था, ये हमेशा सवाल खड़ा किया था कि राम का जन्म हुआ है क्या, राम का जन्म हुआ होता तो अयोध्या में ही था क्या, और अयोध्या में होगा तो उसका क्या प्रस्ताव है। जो सवाल पूछते थे इसके लिए कि इसकी जो एविडेंस दे दो, हिस्टोरिकल एविडेंस दे दो, कागज दिखा दो, बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो, ऐसे ऐसे सवाल पूछने वाला लोगों को क्या हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू समझेगा नहीं है क्या? मुझे लगता है कि इतना कमजोर मत समझो हिंदुस्तान का हिंदू को कि उनकी याददाश्त इतना कमजोर हो गया कि ये 10 साल पहले तक इन्होंने जो सवाल पूछ रहे थे, 5 साल पहले तक जो सवाल पूछ रहे थे, वो सब हिंदुस्तान का हर हिंदू भूलेगा। मैं समझता हूं कि भारत के अंदर डेवलपमेंट, आस्था, ये सब कुछ साथ साथ देना जाना चाहिए। भारत एक मॉडर्न जो देश नहीं है, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह नहीं है। हमारा इतिहास है लगभग 5000-7000 साल का, तो उसके साथ राम भी चलेगा, डेवलपमेंट भी चलेगा। देश को विश्व गुरु बनना है। मेरे ख्याल से 2024 में भी मुझे नहीं लगता है कि नायक तो है ही, अब दूसरा नायक होने के लिए आसपास भी किसी को मेरे नजर में नहीं आता। भारत देश तभी विश्व गुरु बनेगा जब यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, सबका जो है डेवलपमेंट होगा। लेकिन 2014 के बाद से ना हिंदू का विकास हो रहा है, ना मुसलमान का विकास हो रहा है, ना सिख का हो रहा है, ना ईसाई का हो रहा है, ना बौद्ध का हो रहा है, ना जैनियों का हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? सबकी तो जेब के ऊपर निरंतर भार बढ़ता चला जा रहा है। सुन लीजिए, सवाल तो यही मुद्दा है, मुद्दा असली यही है साहब। आप मुद्दे को घुमाते रहेंगे। सुन लीजिए, ना रेशन बांटते हैं, नहीं है हिंदू और मुसलमान। मैं आपसे कह रहा हूँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ नारा ही रह गया है। कहाँ पे हिंदू जमीनी धरातल के ऊपर क्या काम हुआ है बताइए ना मुझको। आप बात करते नहीं, आप जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आप बात नहीं करते। मैं आपसे कहता हूँ नोटबंदी के ऊपर बात करिए। हमें 100 स्मार्ट सिटी नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद महंगाई कितनी किस कदर है। अभी आप जो है देखिए जा करके बिहार के अंदर कितनी बड़ी बेरोजगारी है। आप जहां डबल बात करते हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखिए जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जवाब देना चाहता हूँ, एक मिनट में एक बार पवन सर के पास आ रहा हूं। जवाब भाई, पवन सर, एक तरफ मंदिर था तो दूसरी तरफ मस्जिद की भी बात थी। अगर मंदिर के नाम पर इतने साल राजनीति हुई तो मस्जिद के भी नाम पर राजनीति हुई, वो भी एक एपी सेंटर था। अब है कि नहीं, आप लोग बेहतर बता पाएंगे। तो वो जो पॉलिटिक्स माइनॉरिटीज की बाबरी मस्जिद के नाम पर इतने साल दुकानें चली, उसका क्या होगा? क्या 24 में मंदिर बन जाने के बाद ये एपी सेंटर खत्म हो जाएगा? क्या ये इशू ओवर हो जाएगा, या ओवर हो गया है मान लिया जाए, अब इस पर कोई राजनीति नहीं हो पाएगी?
इस पर माइनॉरिटी के वोट बैंक नहीं मिलेंगे। जितना मैंने लोगों से बात की है, लोगों के विचारों को सुना है, समझा है, मेरे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तो मेरी उनसे अक्सर बात होती है और हम लोग चूंकि बहुत पुराने दोस्त हैं तो बहुत खुल के एक दूसरे के प्रति अपनी राय देते हैं, मुद्दों पर राय देते हैं, और उसके आधार पर प्लस जो जनसंपर्क है मेरा, उसके आधार पर लोग अब मंदिर मस्जिद बिल्कुल मतलब ये जो इशू था ये लोगों के दिमाग से हट चुका है। अब सिर्फ एक चीज बची है और वो ये कि मंदिर कैसे बन रहा है और कब जाके वहां रामलला के दर्शन करेंगे। बड़े भाई मेरे एक बार जवाब में कंप्लीट कर लीजिए। अब वहां पर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते सिवाय उन लोगों के जो जिनकी पॉलिटिक्स केवल इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी 1950 से। आ रहा हूं नामबियार साहब, छोड़ दें, उन लोगों को छोड़ दें तो अब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम सब लोग ये चाहते हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, इंक्लूडिंग सिख, इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस कि ठीक है, बढ़िया सा मंदिर बनना चाहिए और माननीय अदालत का इस पर डिसीजन है, मंदिर अच्छा हो और हिंदू भाई वहां पर जाए। ठीक है, मंदिर मस्जिद वाली राजनीति जवाब भाई पवन सर कह रहे हैं लोगों से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं साहब बिल्कुल खत्म है। कहाँ अभी भी आप चक्कर में पड़े, दुनिया आगे डेवलपमेंट में निकल गई, आप उसी मंदिर मस्जिद में जवाब में फंसे हुए। बड़ी हैरान नहीं, हम नहीं फंसे हुए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को फंसाया हुआ है। अरे सबसे पहला ये मुद्दा किसने उठाया था, यही तो सवाल है। मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट कौन मांगता है, हिंदुत्व के नाम पे कौन वोट मांगता है देश के अंदर। आप देखिए पालमपुर का रेजोल्यूशन अगर उठा करके देखेंगे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी तो उसके मैनिफेस्टो में राम मंदिर था ही नहीं। पूछिए पवन सिन्हा साहब से, कभी रहा? नहीं रहा। उठाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को इसलिए उठाया। और आपको पता होगा एडवाणी साहब के साथ एक साहब थे, वो बड़ा भोपा लेकर के चलते थे, माइक वगैरह लेकर के चलते थे। उस मुद्दे को हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी और जनता ने भी देखा हुआ है। लेकिन इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया किसने जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांगे हैं, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन असल मुद्दा क्या है कि डेवलपमेंट के नाम पे कौन वोट मांग रहा है। एक शख्स निकला हुआ है भारत जोड़ो यात्रा पे, उससे बड़ी तकलीफ है। कभी उसकी दाढ़ी पे, कभी टी शर्ट पे, कभी उसने हाफ टी शर्ट क्यों पहनी, उससे बड़ी तकलीफ है। उसके साथ एक जन सैलाब निकला हुआ, उससे बड़ी तकलीफ है साहब को। तो ये समस्याओं का सामना जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए वो इस वक्त राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है कि 2024 में है और 10 राज्य के चुनाव है। डेवलपमेंट क्या है साहब आपका, आप बताइए ना, डेवलपमेंट का आपका क्या नैरेटिव है? नामबियार साहब जवाब दीजिए। जाके अलग घोषणा करते हैं, फिर उसके बाद जो है बंगाल में जाके अलग घोषणा करते हैं, कभी यूसीसी लेकर के आएंगे, कभी क्या लेकर के आएंगे। अरे ठीक है जवाब भाई, एक बार नामबियार साहब को सुनिए, वो आपकी सारी बातों का तर्क के साथ जवाब देंगे। पीकेडी नामबियार साहब। मैं बिल्कुल तर्क के साथ जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो रेशन जब बांटते हैं, हिंदू के लिए अलग रेशन और मुसलमान के लिए अलग रेशन और सिख और ईसाई के लिए अलग रेशन होता है क्या? जब देश के अंदर सड़क बनता है उसमें ऐसे है क्या मुस्लिम्स के लिए अलग रोड या हिंदू के लिए अलग रोड, जैन के लिए अलग रोड बनता है क्या? देश में जब एयरपोर्ट बनता है, जो हवाई जहाज उड़ता है, उसमें क्या मुसलमान के लिए अलग और हिंदू के लिए अलग होते हैं क्या? देश जब प्रगति करता है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए होता है। मैं ये समझता हूं कि जो ये आंख के अंदर जो पट्टी लगाकर जो मोदी का भक्त आप भले ही ना बनो, मोदी का भक्त आपको मत बना, मोदी को विरोध करो, बट इतना अंध विरोध जब करते हुए हमेशा ये याद रख लेना, कभी कभी जो कुछ ऐसे टिप्पणी, हम मेरा देश गरीब है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं करते, ये हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। दो चीजों में बहुत फर्क है साहब। आप जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं वो नैरेटिव भारत देश नहीं सहेगा। हम माननीय जवाब मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जब बोल रहे थे नामबियार साहब बीच में नहीं बोल रहे, हमको नहीं लगता। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आपने जो 3-4 सवाल डेवलपमेंट के उठाए, एक बार नामबियार साहब उसका रिप्लाई दे दें, उसके बाद जहां आपको कष्ट होगा नामबियार साहब दूर कर देंगे। सैयद साहब, मैं उस डिबेट में विश्वास करता हूं जहां पे मैं बोलूंगा तो आप सुने, आप जब बोलेंगे मैं सुनूंगा, तब असली एक अच्छा डिबेट होगा मुद्दे के ऊपर। मुद्दा यह है कि डेवलपमेंट की आप बात की, डेवलपमेंट के ऊपर बात करना चाहिए। मैं पूछता हूं कि आप ये 8 साल पहले और आज में कितने एयरपोर्ट नया बन चुका है हिंदुस्तान के देश के अंदर? आज की तारीख में पर डे अगर आपको 40 किलोमीटर रोड नया बनता है तो आपको क्या तकलीफ है ब्रदर? आपको ये पूछ रहा हूं कि जब देश के अंदर हर किसी का घर के अंदर अगर पानी पहुंचने का एक योजना भारत का सरकार कर रहे हैं, मोदी जी को मारो गोली 1 मिनट के लिए। बात ये सोचो कि दैट कब तक
आप मोदी विरुद्धता, मोदी के विरोध पे बात करोगे, देश के अंदर जो भी अच्छा कार्यक्रम हो रहा है वो हिंदू, मुसलमान और ईसाई के लिए नहीं है, भारत का हर नागरिक के लिए है। मैं ये बोलता हूं कि अगर आप एक एक योजना ले लो, अगर आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, सरकार की एक एक योजना को पकड़ो और वो योजना का पकड़ के बोले इसका ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर आप आलोचना करो। चलिए एक सवाल का जवाब और दे दिए। चलिए वन ऑन वन हो जाए, वर्सेस हो जाए, वन ऑन वन। आप बताइए केंद्र सरकार ने भारत के ऊपर कितना कर्ज बढ़ गया है? बताइए भारत सरकार के ऊपर इस वक्त कितना कर्ज है? सबसे ज्यादा 2014 के बाद से अब तक सबसे ज्यादा भारत सरकार ने कर्ज लिया है या नहीं लिया है? आप बताइए। हमारी रिपोर्ट और चीन के मुद्दे के ऊपर आप क्यों नहीं सदन के अंदर चर्चा कर रहे हैं? चीन के मुद्दे से आप क्यों भागते हैं? आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे आप सदन के अंदर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। समस्या आपकी ये, जब आपसे सवाल करो तो आप वही मंदिर और मस्जिद का झगड़ा लगा करके उलझा देते हैं। हम बात करना चाहते हैं आपके चीन मुद्दे पे, आप सदन के अंदर क्यों नहीं डिबेट दीजिए? नामिया साहब जवाब दीजिए। जवाब देते ना। सवाल पूछा तो जवाब दे। भारत सरकार के ऊपर कितना कर्ज बढ़ता चला जा रहा है उसका भी कोई नहीं है। भूखमरी में भारत कौन से स्थान पर आके आप उसका जवाब नहीं देने चाहते। वही मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाते रहेंगे और कब तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। 2024 के अंदर जो है ना वो जनता आपको बहुत अच्छे से बताएगी और इसीलिए राम मंदिर का फिर से मुद्दा उठाया जा रहा है कि एक बार से फिर से वही जो है डिवाइड इन रूल की पॉलिटिक्स को स्टार्ट करो और अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेको। अपना ठीक है, जवाब में एक बार रिप्लाई ले लीजिए। लगता है कि जनता बहुत, नामिया साहब रिप्लाई। भारत की जनता कम पढ़ी लिखी है लेकिन रिप्लाई के लिए जवाब भाई अपना रिप्लाई तो सुन लीजिए, मुझे पवन सर के पास भी जाना है। इतनी देर, एक मिनट नामिया साहब रिप्लाई 40 सेकंड में दीजिएगा। बिल्कुल, इतनी देर का आपका जो बातों में एक ही सेंस बात लगा कि क्या हमारी जो देश का जो लायबिलिटी है, जो लोन है, जो कर्ज है बढ़ गया है क्या? आपको ये पता है? आप, मुझे नहीं पता कौन सा अखबार आप पढ़ते हो, कौन सा चैनल देखते हो, कम से कम इंडिया न्यूज नहीं देखता, ये तो पता चल गया। ये है कि देश के अर्थव्यवस्था कितना बढ़ गया है, पर रेशियो के अंदर हो हमारा जो कर्ज है कितना बढ़ चुका है या कम हुआ है। आपको कम से कम एक बेसिक इकोनॉमी तो समझ लो। आप एक नेशनल टेलीविजन में डिबेट करने से पहले इतना तो पता चलेगा कि आए फ्रांस के व्यक्ति की और भारत के व्यक्ति की बता दीजिए। आपको पता है 10,000 रुपए पर मंथ जो है एक साधारण व्यक्ति भी नहीं कमा पा रहा है। 6,500-7 हजार रुपए पर व्यक्ति आए भी नहीं रहेगी भारत के अंदर। आपको बता दूं, आप रोजगार बता देंगे, पकौड़ा बेचने को, चाय बेचने को, आपकी लीला जो है महान है। अरे हमारे वक्तव्य नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। आप तो पकोड़ा बेचने को रोजगार साबित कर देंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रोजगार में फर्क अगर आप देश के अंदर पकोड़ा बेचने आपको और किसी को, ठीक है आ रहा हूं, दोनों के पास आ रहा हूं। पवन सर के पास फिर से चलेंगे। पवन सर, ये क्योंकि वाइंड अप भी करना है शो, आपसे ये चीज समझना चाहूंगा। 24 में जनवरी में मान लीजिए वहां पर उद्घाटन होता है, स्वाभाविक है, देश के प्रधानमंत्री सभी बड़े नेता वहां रहेंगे। लोग 1 तारीख 2 तारीख कह रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि 14 जनवरी के ही आसपास होगा, क्योंकि 14 तक 13 तारीख तक तारा डूबा रहता है हिंदू धर्म के अनुसार। तो मेरा मानना है कि 14 तारीख से ही के बाद ही ये होगा, जो भी डेटा है। उसके बाद से एक लाइन लगेगी दर्शन करने की, ये भी मानता हूं। अभी भी आप देखिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी थे, उन्होंने चांदी की जो ईंट थी वो भिजवाई, जो चंदा था वो भी भिजवाया, यानी अपने आप को अलग नहीं रखा। उन्होंने वहां पर बहुत लंबी एक हनुमान जी की मूर्ति भी अपने क्षेत्र में बनवाई है, जिसका वो पूजन अर्चन करते हैं, कहते हैं साहब हमारे भी। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो 24 में चुनाव होगा और जो रैलियां होंगी, बगल में राम बिल्कुल छाए रहेंगे उस चुनाव में? मतलब इसीलिए हमने टाइटल आग दिया कि ये 24 वाले राम है। ये बात सही है, राम जी ही नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर ये भी छाए रहेंगे। ये निश्चित रूप से 2024 में ये अपनी एक महत्वपूर्ण प्लेस रखेंगे, ये तय बात है। और बीजेपी बार बार इस बात को जरूर कहेगी कि हमने राम जी के लिए ये किया, राम मंदिर के लिए किया। और बीजेपी को ये कहने का अधिकार भी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कुछ पार्टीज ने उसको रोकने की कोशिश की थी। हाँ। वहीं से तो समस्या हुई। एक वर्ग जो है भारत का, सारे वर्ग बराबर है, लेकिन एक वर्ग भारत का उस बात से बहुत आहत हुआ कि राम सेवकों पर गोली चलाई गई। गोली नहीं चलानी चाहिए थी, उसको किसी और तरीके से रोकते, क्यों नहीं पीछे से उन्होंने चीजों को मैनेज करना शुरू किया। रामलला जी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए क्यों?
एक किताब कहती है कि वो तो पाकिस्तान में कहीं जाके राम मंदिर है। तो ये इस प्रकार की बातों से वो वर्ग आहत हुआ, मैं भी आहत हुआ, पर्सनली आहत हुआ, क्योंकि हमारे पास उसके प्रमाण हैं। तो उसके बाद कोर्ट में ये केस गया ही क्यों? अगर सब इतने ही मिलजुल के चल रहे थे तो ये कोर्ट में केस जाने नहीं चाहिए। इसके टाइटल सूट को फाइल ही नहीं करना चाहिए था 1950 में, आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन अगर ये भरोसा नहीं आपको, मतलब ये है नहीं पवन सर, आपको देश की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं। जवाब भाई एक बार कंप्लीट कर ले, मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा। एक बार पवन सर को कंप्लीट कर ले। न्यायपालिका पर इतना भरोसा है कि मैं उसको नतमस्तक हूं, और नतमस्तक होके, और खास तौर से जो उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए विवाद को सुलझाने के लिए जो निर्णय दिया वो भी बहुत अच्छा है। और उसके जो वादी थे उन्होंने, जो सुनील वक्फ और बाकी दोनों वादी ने, उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, ये और भी अच्छी बात है। तो ये हमारे पास अच्छी चीजें हैं। लेकिन खैर 2024 में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, ये जरूर छाया रहेगा, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं। ठीक है, जवाब बाय रिप्लाई इन्होंने बता दिया। महाकाल कॉरिडोर ले लीजिए आप, काशी विश्वनाथ ले लीजिए, या फिर अयोध्या में राम ले लीजिए, ये तीन छाया रहेगा मुद्दा 24 के चुनाव में। देखिए पवन साहब को शायद ये पता होगा और जानते भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के बनने से पहले जो है भगवान श्री राम जी का अस्तित्व भारत में था और भारत के बाहर भी था, समझे आप। और भगवान श्री कृष्ण जी का अस्तित्व जो है वो सदियों सदियों है, भगवान शंकर जी का अस्तित्व जो है सदियों सदियों है। भारतीय जनता पार्टी अकेला पेटेंट नहीं करवा के लेकर के आई है मंदिरों का, यहाँ के मंदिर, यहाँ के मस्जिद, यहाँ के गुरुद्वारे हर एक भारतीय के लिए हैं। आगे अगर आप ये सोचते हैं कि चुनाव के अंदर ध्रुवीकरण करके हिंदू और मुसलमान करके चुनाव जीत लेंगे तो 2024 का और अभी जो 9 राज्य के 10 राज्य के चुनाव है, इतना आसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगा। जवाब देना होंगे और भारतीय जनता पार्टी सवालों से भाग नहीं सकती डेवलपमेंट के, और हम भागने भी नहीं देंगे। ठीक है, नामियार साहब कह रहे हैं डेवलपमेंट के, नामियार साहब एक मिनट, पवन सर कुछ कह रहे हैं। पवन सर वो कह रहे हैं डेवलपमेंट का मुद्दा अपनी जगह, उससे कोई भी राजनीतिक दल और भाजपा भाग नहीं सकता, मंदिर मस्जिद अपनी जगह। नाम्बियार साहब ने भी यही बात कही, जो जवाद साहब कह रहे हैं, मैं भी यही बात कर रहा हूं। डेवलपमेंट के इशू पर तो कहीं कोई पार्टी भागेगी ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं भागेगी, और भागना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी पार्टी ने कुछ किया है, किसी और फ्रंट पे कुछ किया है, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो हमेशा वही चीज गिनाएगी जो उसने किया है। जो नहीं किया ये नागरिक देखें, तो जो उन्होंने किया है उसका क्रेडिट तो उसका लेना बनता ही है, और वो क्रेडिट डेफिनेटली लेगी। और ये बड़ा काम हुआ है। रही बात की देवता पहले भी थे, भगवान पहले भी थे, लेकिन मंदिर तो नहीं था ना। उस मंदिर के लिए जब बात शुरू हुई तो कोई आगे नहीं आया ना कि राम जी तो पहले भी थे, बना लो मंदिर। कृष्ण जी तो पहले भी थे, खाली कर देते हैं ईदगाह हम। शिव जी तो पहले भी थे, कॉरिडोर में कोई दिक्कत होनी नहीं है, आप हमसे भी पैसे ले लो इस बात के। ये भाईचारा होता, अगर होता तो मंदिर बनवाने का श्रेय राम जी का श्रेय नहीं ले सकती बीजेपी, लेकिन मंदिर का श्रेय तो ले सकती है। ठीक है, नामियार साहब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। नामियार साहब मेरा सवाल, सैयद साहब की बात से मैं जी, मेरा सवाल ये है कि राम सिर्फ अयोध्या तक, यूपी तक, बिहार तक, नॉर्थ तक सीमित नहीं है। राम तो देश के पार भी हैं। लंदन में भी जो व्यक्ति बैठा होगा, आप मिलिए और जय श्री राम बोलिए तो वो भी आपको पलट के जय श्री राम बोल देगा या राम राम बोल देगा। वो विश्वास है राम में लोगों का, और बातचीत में भी है। तो क्या ये जो मारक क्षमता है राम की, ये दक्षिण भारत में भी काम करेगी मंदिर बनने के बाद? बिल्कुल काम करेगी। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, राम जैसे मैंने कहा, मैं एकमात्र के अंदर एक प्रदेश है पे एक महीना पूरा रामायण मास पूरा रामायण पढ़ते हैं, इस तरह से मनाया जाता है। तो राम तो हर जगह, चाहे जैसे बोलो देश विदेश, हर जगह पे, हर हिंदुस्तानी के दिल के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सैयद साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। अब आपने बिल्कुल कहा राम जनसंघ, और जो मैं और आप और हमारे पूर्वज भी जन्म होने के पहले का है, राम भी, महादेव भी, कृष्ण भी, सब कुछ, ये सब हमारे देश का अस्तित्व है। मैं सवाल ये है कि जब आप इस तरह का जो आप कहते हो, तो आप इतना ही कहना है कि आपका जैसे जो लिबरल
लोग हैं, आप ये कहते हैं ना कि यार ज्ञानवापी महादेव का क्षेत्र है और जो मंदिर है वो वापस दे दो, खत्म हो गया। जन्म श्री कृष्ण जन्म मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानता हूँ, दुनिया भर जब से ये संसार बना हुआ है तब से सबको जानता है कृष्ण जन्मभूमि है, फिर तो ये लड़ाई है ही नहीं है। बट जब आप लड़ाई करना है, ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच, आता हूं आपके पास। पवन सर, एक बार फिर से आपके पास, जो भव्यता है अयोध्या की वो देखते बन रही है, जो राम मंदिर बनेगा वो भी बहुत भव्य बनेगा, और आप देखिए जो स्मारक बनती है और जो स्मृति में रहती हैं चीजें, वो चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं। जैसे इस सरकार में आप देखिए 370 ऐतिहासिक फैसला, ट्रिपल तलाक ऐतिहासिक फैसला, अयोध्या में नया राम मंदिर, इतिहास आदमी के जहन से जाएगा नहीं। हो सकता है कान में कोई गलत बात सुन ले, लेकिन जो चीज आपने अपनी आंखों से देख लेता है वो भूल नहीं पाता है कभी भी। दूसरा, पार्लियामेंट भी नया बन रहा है, तो 24 में बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल नई होंगी। बिल्कुल नहीं होंगी, और इसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो ही जब कोविड की वजह से डिस्टर्ब चला गया तो हम लोग थोड़ा नीचे गए, लेकिन 17% से ऊपर की ग्रोथ अब हमने दर्ज की है 2021 में पर कैपिटा में, जो करीब करीब $2,275-77 के आसपास आ रही। तो ये ग्रोथ तो हमने दर्ज की है, तो ये भी लोग देख रहे हैं, सड़कें भी बनती हुई लोग देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी लगती लोग देख रहे हैं, और जो बाकी मुद्दे आपने बताए वो भी लोग देख रहे हैं। तो इसका डेफिनेटली बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, नामियार साहब, ये जो डेवलपमेंट वाली चीज है वो मुझे लगता है छोटी हो जाती है। पहले कास्ट सिस्टम आता है, जाति पर राजनीति थी, फिर जाति के ऊपर जब धन वाली राजनीति आती है तो ये डेवलपमेंट, पेट्रोल, गैस बहुत पीछे छूट जाता है साहब। ये बात तो सही है, भारत के अंदर जो द डिविजन ऑफ पीपल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये सच्चाई है, जो जात के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, ये सब तो है। लेकिन एक बात आपको समझना है, 2022 के अंदर हम जो बैठा है, 2023 में बैठा हुआ है, दुनिया और देश के जो नागरिक भी बदल चुका है। तो जब जैसे पवन जी ने कह रहे थे कि जो सड़क बन रहा है, जो एयरपोर्ट बन रहा है, जो डेवलपमेंट हमारे जो सामने जब दिखते हैं, तो लोग तो मोदी के लिए जब वोट करेंगे उसमें रिलीजन से ऊपर उठकर, जो महिला है, मुस्लिम महिलाएं हैं, जो जिसका तलाक के ऊपर इंतजार करेंगे। 23 में भी चुनाव है और 24 में भी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आए देश के सवाल में। कोशिश ये थी कि समझे, आज राम मंदिर ट्रस्ट ने कुछ तस्वीरें दिखाई थी, और तस्वीरें और अंदर से मौका दिया था देखने का कि काम कहां तक चल रहा है। 70% काम कंप्लीट हो गया है। इसीलिए आज बहस करें कि 24 में चुनाव भी है और 24 में आप दर्शन भी करिए भव्य श्री राम मंदिर।